नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। देश भर में जनरल कैटेगरी के छात्रों के बीच यूजीसी के नए नियमों को लेकर जबरदस्त गुस्सा है, उबाल है, आक्रोश है। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, सीतापुर और देश के दूसरों हिस्सों तक विरोध की आग फैल चुकी है या यूं कहें धधकने लगी है। सवाल अब सिर्फ छात्र आंदोलन का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसके तहत ये नियम बनाए गए। हालांकि सरकार की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिला रहे हैं कि नियमों का किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन क्या भरोसे से आशंकाएं खत्म हो जाएंगी? यूजीसी का दावा है कि 13 जनवरी को नोटिफाई किए गए इन नियमों का मकसद भेदभाव को रोकना है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनरल कैटेगरी के छात्र खुद को संदेह के दायरे में खड़ा महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समानता के नाम पर किसी एक वर्ग को स्वाभाविक अपराधी मान लेना ही न्याय है? यानी पहले से ही मान लेना कि ये उस वर्ग से आता है तो ये अपराधी ही होगा। इस नियम को चुनौती देते हुए वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि यह बदलाव शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव को बढ़ावा देता है। आज सवाल सिर्फ यूजीसी के नियमों का नहीं है, सवाल न्याय का है, सवाल निष्पक्षता का है और सवाल उस भरोसे का है जो शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद होता है। और अब यही सवाल सड़कों से निकलकर अदालतों तक गूंज रहा है। कल से पार्लियामेंट का सेशन चलेगा और अब तय मानिए कि जो आवाज सड़कों से निकली है, जो आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, वो संसद के हल गलियारे से वो आवाज आपको सुनाई देगी। लेकिन सबसे पहले आपको जानना और समझना यह जरूरी है कि यूजीसी के वो कौन से नियम हैं, वो नियम क्या है जिसको लेकर इतना ज्यादा विरोध जो है वो शुरू हो गया। वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि अब हर कॉलेज में एक ईओयू बनाया जाएगा। अब ईओयू क्यों बनाया जाएगा, अब आपको इसको समझने की जरूरत है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो सेंटर है उसको बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। हर कॉलेज में इक्विटी जो कमिटी है उसका गठन अनिवार्य होगा। इक्वालिटी जो कमिटी है उसका गठन पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है। इक्वालिटी कमिटी का कार्यकाल 2 साल तक होगा। 2 साल तक ये कमिटी जो है वो काम करेगी। अब आगे समझिए इसका काम क्या होगा, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। कमिटी के जो अध्यक्ष हैं वो कॉलेज के प्रमुख होंगे, यानी जो कॉलेज का प्रमुख होगा वो इस कमिटी का अध्यक्ष होगा। कमिटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिलाएं अनिवार्य हैं। यानी जो ये आप वर्ग देख रहे हैं, इन वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया है। और सबसे अहम बात है कि इस वर्ग से जिसके खिलाफ शिकायत जाएगी जनरल कैटेगरी, उसको बाहर कर दिया गया। अब आगे समझिए, कॉलेज का इक्वालिटी स्क्वाड भेदभाव पर निगरानी करेगा। इसकी जिम्मेदारी यह होगी कि यह भेदभाव पर निगरानी करेगा। भेदभाव की शिकायत मिलते ही 24 घंटे में एक बैठक को जरूरी करार दिया गया है, यानी 24 घंटे में बैठक होगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को सौंपनी होगी, यानी जांच के बाद यह रिपोर्ट 15 दिनों के बीच कॉलेज प्रमुख को सौंपनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में कार्रवाई शुरू करनी होगी। उस रिपोर्ट आने के बाद अगर वो अमुक व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वो दोषी होता है तो कार्रवाई करनी होगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को अपनी रिपोर्ट देगा, यानी 6 महीनों के बीच में कितनी शिकायतें आई हैं इन सबकी जानकारी वो देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर सालाना जो रिपोर्ट है यह भी देनी पड़ेगी, यानी ईओयू अपनी रिपोर्ट कॉलेज को देगा, कॉलेज अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। तो इससे समझिए कि यह किस तरह से यूजीसी के जो नए नियम हैं वो काम करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को अपनी रिपोर्ट कॉलेज प्रशासन को भेजनी होगी,
यानी ईओयू अपनी रिपोर्ट कॉलेज प्रशासन को देगा, कॉलेज प्रशासन जो है वो यूजीसी को देगी, और यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी का गठन करेगा जो इन कॉलेजेस के रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई करेगी, देखेगी कि किस तरह की रिपोर्ट होती है। नियम का उल्लंघन करने पर कॉलेज की ग्रांट पर रोक लगाई जा सकती है, यानी कॉलेज को सीधी तरीके से जो ग्रांट सरकारी सहायता दी जाती है, जिसे हम सरकारी अनुदान कहते हैं, उस पर रोक लगाई जा सकती है। डिग्री, ऑनलाइन, डिस्टेंस कोर्स पर भी रोक लगाई जा सकती है, यानी ये नियम कॉलेजेस पे इस तरीके से लागू होंगे, यानी डिग्री या ऑनलाइन जो कोर्सेज है उस पर भी चाहे तो यूजीसी जो है वो रोक लगा सकती है। तो ये यूजीसी के नए नियम है जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। अब ये नए नियम जो हैं वो बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये समझिए। भेदभाव की जो शिकायत है उसके बाद ये कमिटी बनाने की, एक नया नियम लाने की जरूरत आन पड़ी। अब क्यों आन पड़ी, इसको जानना और समझना बेहद जरूरी है। सरकार को आखिर इस नियम में बदलाव क्यों करना पड़ा, क्यों नए नियम को सरकार को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो हम आपको की ग्राफिक्स के जरिए बतलाएंगे और समझाएंगे। लेकिन आप जरा इस बात को भी समझिए कि ये जो नए नियम बनाए गए हैं इनमें कहीं भी जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको किसी भी तरीके का प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं दिया गया है। अब इस की ग्राफिक्स से आप समझिए 2023-24 में जो जातिगत भेदभाव की शिकायतें थी वो है 704 यूनिवर्सिटी हैं, 1553 कॉलेज हैं, 153 विश्वविद्यालय हैं, 48,293 कॉलेज हैं। अगर हम एवरेज माने तो 4.5 करोड़ यानी 4 करोड़ 20 लाख के करीब छात्र हैं। अगर हम इनमें से भी कम करें, मान लें कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग जो छात्र हैं वो 50% होते हैं, तो उनकी जो संख्या होगी वो तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख होगी। अब इसको समझिए कि 2 करोड़ 10 लाख में से कितनी लोगों ने शिकायतें की हैं, वो भी हम आपको की ग्राफिक से समझाएंगे, क्योंकि बार बार एक हवक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि परसेंटेज जो है वो इतना ज्यादा बढ़े। अब देखिए ये सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम बिल जो है वो यूपीए सरकार 2011 में लाई थी, इसी बिल के साथ तुलना हो रही है। ये दोनों बिल अलग हैं, लेकिन मैं इसलिए इस बिल को लेकर आया हूं आपके सामने कि सांप्रदायिक रोकथाम हिंसा बिल आखिर क्या था जिसको लेकर तुलना की जा रही है। दरअसल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आधार पर इसका बंटवारा किया गया था। 2011 में सरकार यह बिल लेकर आना चाहती थी। दंगा की स्थिति में जिम्मेदारी बहुसंख्यक वर्ग की होगी, सरकार की तरफ से यह बिल्कुल बात क्लियर कर दी गई थी। दंगे के लिए बहुसंख्यक समुदाय को ही दोषी माना जाएगा, यह बात भी उसमें की गई थी, यानी दोषी से पहले दोषी, बाद में सफाई आप पेश करें। अब ये जो कानून है ना, जो यूजीसी का कानून आया है, इसी कानून से अब यूपीए वाला जो कानून है उसकी तुलना की जा रही है। अब आपको एक बार सवाल सुना देते हैं, सवाल समझा देते हैं जिन सवालों पर चर्चा होगी। अब समझिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो सवाल आ रहे हैं, उन सवालों के जरिए हम अपने डिबेट पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहला सवाल यही है कि क्या यूजीसी का नियम संविधान की समानता की भावनाओं के अनुरूप है या उसके खिलाफ है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, क्या यह उसके अनुरूप है या उसके खिलाफ है। अब दूसरा सवाल, क्या जनरल कैटेगरी के छात्रों को इस नियम के जरिए डिफॉल्ट दोषी जो है वो मान लिया गया है, क्योंकि अदालत भी आपकी, जज भी आपका, वकील भी आपका, और कटघरे में कौन, जनरल कैटेगरी का छात्र। तो क्या यह माना जाए कि उससे पहले ही डिफॉल्ट दोषी जो है वो मान लिया गया। और तीसरा सवाल जिन पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, क्या समानता के नाम पर किसी एक वर्ग को संदेह के कटघरे में खड़ा कर देना उचित है क्या जनरल कैटेगरी को इसी तरीके से अपराधी, पहले ही डिफॉल्ट अपराधी बना देना सही है क्या। इन्हीं खास सवालों पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। अब जरा उन मेहमानों से भी मैं आपको रूबरू करा देता हूं जिन मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है।
इसकी हम आवाज जो है वो हम तलाश करेंगे। हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, अरविंद राज त्रिपाठी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विनीत जिंदल जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का एचएनएन न्यूज में बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विनीत जिंदल जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। उस पिटीशन में आपने यूजीसी के इस नए नियमों को चुनौती दी है। जरा दर्शकों को यह बताइएगा कि क्या कहते हुए, किन आधारों पर यह चुनौती आपकी तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल आशीष भाई, देखिए यूजीसी के जो नए रूल्स हैं उसमें सबसे पहले तो सेक्शन 3C की हम लोग लगातार सभी लोग बात कर रहे हैं, हम लोग भी उसी की बात कर रहे हैं कि सेक्शन 3C में जो डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन में कहा गया जेंडर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो 3 कम्युनिटी का होता है। पहले सिर्फ SC/ST की बात की जाती थी, अब OBC भी उसमें जोड़ दिया गया। मेरा मानना ये है, या हम बात करें तो जो एक जर्नल प्रोजेक्शन भी है, कानूनी बात भी है, कि अगर आप यहाँ पे OBCs को जोड़ रहे हैं तो यानी कि आप एक नया पार्ट और लेके आ गए, लेकिन आपने दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया। तो इसके दो रूल है, इसके दो मैसेज आते हैं। पहला, क्योंकि इसके अलावा सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही बाहर रह गए, ये कहना चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग ही SC/ST और OBC प्रताड़ित करते हैं, पहला। दूसरा, क्या जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ जातिगत उत्पीड़न या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? मुझे लगता है कि अगर रूल लाने थे तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी जनरल कैटेगरी के लोगों को भी। जिस तरीके की चीजें हमने अभी कुछ समय से देखनी शुरू की हैं, पिछले 8-10 साल से बहुत ज्यादा चीजें बढ़ी हैं, चाहे वो JNU की दीवारों की बात करें, चाहे अशोका यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे जिंदल यूनिवर्सिटी की बात करें, या सड़कों पे जो तिरक तराजू तलवार के जो नारे लगते हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन जनरल कैटेगरी को मिलनी चाहिए थी। वो प्रोटेक्शन यहाँ नहीं दी गई। अब उसके बाद बात आती है जो पूरी कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अंदर शिकायत दायर करने का जो प्रोसेस है वो बता दिया गया। लेकिन अगर शिकायत झूठी होती है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। शिकायत कितनी बार, अगर एक शिकायत झूठी होती है तो वो शिकायतकर्ता क्या दोबारा शिकायत फाइल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कोई ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं दी गई या कोई एक्शन इनिशिएट करने की बात नहीं की गई। तो एक आदमी 1, 2, 3, 4, 5 बार शिकायत करेगा। एक सवाल का जवाब आपने दीजिए। आपने कहा तिलक तराजू और तलवार, एक नारा भी चला था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मान लीजिए यूनिवर्सिटी में किसी SC/ST वर्ग ने या OBC वर्ग के किसी छात्र ने किसी जनरल कैटेगरी को यह नारा दे दिया और यह कहा कि तिलक तराजू और तलवार, बाकी आप समझ रहे हैं, तो उसमें जनरल कैटेगरी का जो है उसके पास क्या कोई राइट है? क्या वो कहां जाएगा? नहीं जा सकता ना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की आप बात कीजिए तो डेफिनेशन में आपको डिस्क्राइब ही नहीं किया गया। जब आपको डिस्क्राइब नहीं किया गया तो आप शिकायत किस चीज की करेंगे? आपको राइट दिया गया सेक्शन D में, जहां पे आपको यह कहा गया कि अगर आपके रिलीजन के ऊपर कोई बात आती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की तो बात ही खत्म कर दी। मतलब कि ये मान लिया गया कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये पहले ही मान लिया गया। लेकिन एक सवाल का जवाब और दीजिए। जो मैंने नियम पढ़ा उसमें सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर ये जो मामला है आगे चलकर पुलिस को ट्रांसफर हो जाएगा। ये चीज तो ऑलरेडी हमारे कानून में है, SC/ST एक्ट वगैरह में है कि अगर कोई अपमानित करता है तो मामला पुलिस के पास चला जाएगा। लेकिन जिस सेक्शन 3C की आप बात कर रहे हैं, उस सेक्शन 3C में ये साफ कहा, उसमें जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है क्या? बिल्कुल आशीष भाई, बिल्कुल वायलेशन है। अगर आप स्पेशल प्रिविलेज और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आप स्पेशल प्रिविलेज दे देते हैं और आप एक कम्युनिटी को, क्योंकि यहां पे देखिए एक चीज और भी आप समझिए कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज को, 3 कास्ट को आपने इंक्लूड कर दिया। आपने SCs को इंक्लूड कर दिया, आपने STs को इंक्लूड कर दिया, आपने OBC को इंक्लूड कर दिया। अब रह कौन गया जिसको आपने डिफाइन नहीं किया? जनरल कैटेगरी। इसका मतलब जनरल कैटेगरी के लोग प्रिजम्प्ट हो गए। ये वो प्रिजम्पशन आ गया कि अगर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा तो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति ही करेगा।
तो ये इस तरीके, ये तो बिल्कुल गलत डेफिनेशन आपने यहाँ पे इसमें साइड कर दिया। इसको ठीक करने की जरूरत है आशीष भाई, नहीं तो बहुत घातक परिणाम जो हैं इस पूरे मामले के सामने आएंगे। अरविंद राज त्रिपाठी जी से जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी, आपको इसमें, नमस्कार अरविंद जी, आपको इसमें कुछ लगता है कि ठीक करने की जरूरत है, या सरकार के साथ स्टैंड पर बीजेपी के प्रवक्ता साहब भी खड़े हैं? अनम्यूट करिएगा भाई साहब। आवाज नहीं आ रही है अरविंद जी, प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, प्लीज। हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस बिल की जो कमियां हैं निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जो श्रोतागण भी है, किसी दल के किसी नेता के क्या राय मैं इस पर नहीं जाता, पर मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस बिल पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर यह बिल आपस में जाति वैमनस्यता को बढ़ाने वाला और हिंदुओं के फॉरवर्ड, बैकवर्ड और एससी के बीच में खाई पैदा करने वाला बिल है। निश्चित तौर पर इसकी पुनर्विवेचना होनी चाहिए। समझाइएगा ना त्रिपाठी जी, एक बात समझाइएगा। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये नारे दिए जा रहे थे, अचानक उसके बीच में ये कहां से लेकर चले आ गए? देखिए, मैं कह रहा हूं, इन नारों के बीच में भी के बावजूद भी अगर इस तरीके का बिल आता है तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का और सरकार का फेल हो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं बीजेपी नेता की हैसियत से यहाँ पर बैठा हूँ, पर हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। समाज हमसे प्रश्न कर रहा है और निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज कांग्रेस, सपा, बसपा, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति इतनी संजीदगी से ये बात नहीं कह सकता जितनी संजीदगी और जिम्मेदारी से मैं आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूँ कि इस बिल को वापस होना चाहिए। नहीं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी तो डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जातिगत भेदभाव नहीं होने देंगे, इस बिल का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अरे SC ST एक्ट में क्या क्या दुरुपयोग हुआ ये देखा नहीं गया क्या? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूं कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बना था, जिस बोर्ड के अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के नेता हैं, आप समझिए। अरे भाई, मैं जानता हूं, मैं पूरी कहानी जानता हूं। उन्होंने कुछ सुझाव दिए, आंखें बंद करते के दिग्विजय सिंह का सुझाव मान लेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी नहीं मानती भाई साहब, बीजेपी मानेगी क्या? नहीं, तो कई नहीं, एज ए कांग्रेस के नेता के तौर पे उस समिति के वो अध्यक्ष थे और कहीं ना कहीं उनकी सहमति रही, तो मतलब कांग्रेस की भी सहमति है इस बिल में। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि इस बिल में बहुत सी खामियां हैं। निश्चित तौर पर समानता के अधिकार का ही हनन करने वाला बिल है और इस देश के सामान्य वर्ग को जो वेदना हुई है इस बिल के आने के बाद से, मैं सरकार से चाहूंगा, UGC से चाहूंगा कि इस बिल की पुनः वापसी करें और संशोधित बिल पेश करें। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी, एक प्रतिक्रिया आपकी। जो समाज है, अपर कास्ट है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव 53% वोटिंग जो थी अपर कास्ट की, वो बीजेपी के पाले में गई। 2024 लोकसभा चुनाव 53% से ज्यादा वोटिंग जो थी वो बीजेपी के फेवर में गई। आज वही अपर कास्ट सड़कों पर है, नाराज है, गुस्से में है। एक प्रतिक्रिया। देखो, निश्चित तौर से संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ तो ये नियम बना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। असमानता को दूर करने के लिए अधिक असमानता की लकीर नहीं खींची जा सकती, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब नेता बीजेपी कुछ भी कहें, लेकिन इतना कुछ विरोध हो जाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की किसी जिम्मेदार नेता ने अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रधान जी ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये केवल राजनीतिक उनका बयान हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर से ये मान के चलिए, जो आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे की मूल भावना के खिलाफ तो है ही है। हिंदुओं को बांटने के लिए कौन इस षड्यंत्र के पीछे है, इस पे भी एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जांच कराने की आवश्यकता है। और जब ये नियम बना, UGC ने नियम बनाया, सरकार की अनदेखी कैसे हो सकती है? सरकार की नाक के नीचे नियमावली बन गई और सरकार को पता ना हो, उस विभाग के मंत्री को ना पता हो। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, 20 साल मुझे भी हो गए। जब से मोदी जी की सरकार आई है, एक खबर सूत्रों के माध्यम से मिल नहीं पाती है, किसी मिनिस्टर के पास कोई जानकारी नहीं रहती है और इतना बड़ा बिल पास हो गया।
आप समझिए कि क्या उसकी जानकारी सरकार को नहीं होगी या मुखिया को नहीं होगी? ये बात हजम करने लायक है क्या? देखिए, सबको होगी, 100% सबको होगी। और इसके पीछे कौन है, ये मुझे लगता है कि जांच जब होगी तब निकल के आएगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी आहत हैं, लेकिन खुलकर अरविंद राज त्रिपाठी की तरह कह नहीं पा रहे हैं वो। 2018 में आपने देखा होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश आया था जहां दलित समाज के लोग सड़कों पर थे, और हमने संसद में देखा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर पार्टी के सांसद, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, सब महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे आकर के धरना दिया था। तो ये जो संदेश निश्चित तौर से तब था वो अब नहीं है। अब वो मुखर होकर के नहीं कह पा रहे कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं कह पा रहे। समाजवादी पार्टी ने खुल के समर्थन कर दिया, रामगोपाल जी ने कह दिया कि हम निश्चित तौर से जो इसका विरोध करने वाले हैं उनसे हम सहमत नहीं, और हम जो भी नियमावली बनाई गई है हम उसके साथ हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को भी स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि नेता बीजेपी होने के नाते अरविंद जी आपके यहाँ डिबेट में बैठे हैं, लेकिन निश्चित तौर से किसी बड़े नेता का वर्जन जब तक नहीं आएगा मैं नहीं मानता। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, 3 दशक मुझे भी हो गए, ऐसे कुछ जब रूल्स बनते हैं तो ऐसा नहीं हो कि बड़े नेताओं को अनदेखी कर दिया जाए। ऐसा मैं मानता ही नहीं मैं। लेकिन जरूर है रिपोर्ट बाहर ना आ पाए, लेकिन बड़े नेता सहमत हैं, क्योंकि अशोक प्रधान जी के बयान को आप देखिएगा, निश्चित तौर से वो गोलमोल बयान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसके पीछे कौन है, हम इसकी जांच करेंगे, या इस नियम का विरोध उन्होंने नहीं किया। केवल ये राजनीतिक उन्होंने बयान दे दिया कि कोई भी किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। तो स्पष्ट तौर से है कि उत्पीड़न होना ही होना है इसमें, तो आपके बयान कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, एक और मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय राजनीति से ऊपर अलग हट के जो रिट दायर की है, निश्चित तौर से कुछ बीच का रास्ता निकालेगा। नहीं, वो मैं आपकी बात मान गया, उच्चतम न्यायालय को जो करना है वो तो करेगा ही, लेकिन जो अपर कास्ट का वोटर है जिसने बीजेपी को वोट दिया वो तो ठगा गया ना सर, वो तो ठगा गया। इस बात से इनकार तो नहीं करेंगे ना आप? देखिए, मंडल कमंडल की राजनीति जब शुरू हुई, कौन प्रधानमंत्री था, किनका समर्थन था? आज तमाम सोशल मीडिया पे ये लोग लिख रहे हैं कि वीपी सिंह का दूसरा स्वरूप नरेंद्र मोदी है। क्या ये मजबूरी भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि हाई कास्ट के लोग कहीं जा ही नहीं सकते? हाई कास्ट की अब मजबूरी हो गई है भाजपा के साथ रहने के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी पक्ष में खड़ी है, सपा भी खड़ी है, बसपा भी खड़ी है, तो अब सवर्ण समाज के लोग जाएंगे कहां? ये उनके मन में जो एक हुन जैसी बातें अंदर चली गई है ना, वो निश्चित तौर से निकालनी पड़ेगी। कि सवर्ण आज उत्तर प्रदेश उसका एग्जाम्पल है कि बसपा को पूर्ण समर्थन दिया, फिर सपा को दिया, भाजपा के साथ खड़ा हो गया है। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि वो समाज जब जिसके साथ खड़ा होगा उसी की सरकार बनेगी, और जिसका विरोध करेगा वो निश्चित तौर से। एक आदेश भारद्वाज जी से मैं ले लेता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आदेश जी, कांग्रेस का इस पर क्या टेक है? आशीष जी, हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ना भेदभाव चाहते हैं, ना कानून का दुरुपयोग चाहते हैं। सभी वर्गों को समान सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, और आजादी के बाद कहीं ना कहीं हम इसमें काफी हद तक सक्षम हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति फूट डालो शासन करो आजादी से पहले भी यही थी और आज भी यही है। आदेश जी, आप इस पे मत जाइए ना, आप समर्थन करते हैं यूजीसी के इन नए नियमों का या विरोध करते हैं? आशीष जी, देश के अंदर नौजवान परेशान हैं, जो लोग कॉलेज पास कर चुके हैं, अब कर्जे से पढ़ाई पढ़ते हैं, सवेरे 4 बजे उठ के दौड़ते हैं, डिफेंस की नौकरी चाहते हैं, उन बच्चों के ऊपर इस सरकार ने मुकदमे दर्ज किए और कहा कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उसको सेना में भर्ती नहीं मिलेगी। आदेश भारद्वाज जी, बहुत सीधा सा सवाल है, समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आप समझ लो ना कि इसके पीछे छिपा हुआ एजेंडा क्या है। भारद्वाज जी, समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आशीष जी, पत्रकारिता ये है कि जो सरकार छिपाती है वो पत्रकार बताते हैं। इसके एजेंडा क्या हुआ आपको? अरे भाई, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है ये मैं कैसे बता दूंगा? वो तो आप बताएंगे ना। कैसी बात कर रहे हैं आदेश भारद्वाज जी? आपकी पार्टी का स्टैंड तो पूछ रहा हूं ना मैं आपसे। मैं कह रहा हूं कि आप समर्थन में हैं, आप विरोध में हैं। भारत संविधान से चलता है, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। हमारे नौजवान, तो आप मानते हैं कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है इन नए नियमों के तहत? आप मानते हैं
संविधान की आप बात करते हैं, राहुल गांधी जी हर बात पर संविधान की किताब निकाल लेते हैं। आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। संविधान में दिए हुए अधिकारों का हनन करती है। 40 नौकरी को 4 साल में बदल देती तो है। आप नहीं, आप उधर मत जाइए, आप कहां उधर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं छुपा हुआ एजेंडा आपको बता रहा हूं कि जो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप अगर मौका देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अरे आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, बड़ा सीधा सा सवाल है सर। आप बार बार राहुल गांधी जी संविधान की किताब निकालेंगे, हम पूछ रहे हैं आर्टिकल 14 का उल्लंघन है या नहीं है, आपको क्या लगता है? बड़े स्पष्ट रूप से मैंने आपको कहा कि ना हम भेदभाव चाहते हैं ना दुरुपयोग चाहते हैं, सभी वर्गों को समान सुरक्षा मिले, ये कानून की खूबसूरती है। कानून है, ये कानून है, लेकिन ये डर क्यों है कि इस तरह से नौजवानों को बांटना है, नौजवानों को अलग करना है, नौजवानों में नफरत डालनी है। इसलिए कह रहा हूं कि हमारे भारत का नौजवान देश से प्रेम। तो मैं मान लूं कि आप नए नियमों के खिलाफ हैं, मैं ये मान लूं कांग्रेस पार्टी नए नियमों के खिलाफ है, मैं मान लूं। जिस तरह से नेपाल में, श्रीलंका में अरे आप नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान चले जाएंगे भाई साहब, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं मान लूं ना। आप जो इतना लंबा सा ऐसे सर्कल बना रहे हैं, उस सर्कल का मतलब ही यही है। सालों साल किसान धरने पर बैठे रहे, ज्यादा शहादत हो जाए तब इन सरकार को समझ में आए इन तमाम चीजों का ध्यान समय रहते करना चाहिए। लोगों को फूट डालो शासन करने की नीति खत्म करके सरकारें आती रहती है, बड़ा इशू नहीं तो है। आप मानते हैं ना कि ये गलत है? आप कह रहे हैं कि फूट डालो शासन करो की ये नीति है, यानी आप मान गए कि ये गलत है। 2 लोग सरकार चला रहे हैं और 2 लोग सरकार से लाभ उठा रहे हैं, कुटाई पिटाई हो रही है। ये हो रहा है देश के अंदर, कर्जा लेने पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में कच्चा माहौल करना चाहिए। भारद्वाज जी स्टैंड लेना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, पुडुचेरी का चुनाव है, केरला का चुनाव है, स्टैंड ले लीजिए। अगर गोलमोल सर्कल में घूमेंगे तो वोट भी ऐसे ही घूमेगा, फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। वोट की चिंता नहीं है, देश की चिंता है। इस देश को मान्यता दी है हमने। तो आप मानते हैं ना कि ये गलत है? मंत्री अरे आप मानते हैं भाई, बीजेपी के प्रवक्ता साहब मान गए, सभी हमारे विनीत भाई साहब मान गए, सुनील कौशिक जी मान गए, भारद्वाज जी आप भी मानते हैं ना? कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अच्छा चलिए छोड़िए, आप कांग्रेस प्रवक्ता के नाते ना बताइए, आप आदेश भारद्वाज के नाते बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि ये नियम सही है? मैं कह रहा हूं कि देश के लोगों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है। अरे भारद्वाज जी, आप तो आप कुछ रट कर आए हैं, आप उसी पर बोलेंगे। 30 सेकंड का ब्रेक है, उसके बाद विनीत भाई साहब मैं आपके पास आऊंगा, एक सवाल का जवाब लेना बेहद जरूरी है। महज 30 सेकंड का ब्रेक। कौन नाराज? गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ? हाँ बस आया तेज हो गया। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहयोजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसों दे होएगा। बिना पैसों दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है।
आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। चार खास मेहमान हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। हमारे साथ सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, विनीत जिंदल जी, वकील सुप्रीम कोर्ट के, इसके अलावा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। विनीत जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था एक सवाल का जवाब आपसे लूंगा। सवाल यह है कि मान लीजिए कि SC/ST वर्ग का या OBC वर्ग का एक लड़का जनरल कैटेगरी की एक लड़की को प्रपोज करता है और वो उसका प्रपोजल जो है वो ठुकरा देती है। अगर इस स्थिति में वो लड़का ये कहते हुए कंप्लेन कर देता है कि इसने मेरा अपमान किया है, तो क्या कमेटी बैठ जाएगी? उस स्थिति में क्या होगा? बिल्कुल आशीष भाई, बिल्कुल कमेटी बैठेगी और कारण बड़ा साफ है। अब ऑल्दो ऑप्शन दोनों के पास है क्योंकि वहां BNS भी लड़की के लिए काम करता है, लेकिन ज्यादा खतरनाक यहां है क्योंकि यहाँ पे SC/ST एक्ट जो है वो नॉन वेलेबल ऑफेंसेस के अंदर काम करेगा। और अगर यूनिवर्सिटी ने अपनी रिकमेंडेशन में पुलिस को ये कहा कि हाँ जी पिनल एक्शन बनता है, तो फिर पुलिस चाहे या ना चाहे, क्योंकि वैसे तो अगर हम कानून की बात करें, आपने भी कानून बहुत अच्छे से देखा है, आप बहुत लंबे समय तक आपने कवर किया है, तो आपको भी पता है कि इन्वेस्टिगेशन की जो पावर होती है वो पुलिस के पास होती है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की पावर जो डाइल्यूट करके दे दी गई है कमेटी को, जिस कमेटी के पास कोई ऐसे हथियार नहीं है, ऐसी कोई फॉरेंसिक जांच करने का कोई कारण, कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसको ऐसी जांच करने का कि वो रिकमेंड कर दे पुलिस को कि आप इसके ऊपर FIR कीजिए, FIR करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो रूल नोटिफाई होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेक्शन 8 साफ कहता है कि मामला पुलिस को जाएगा। बिल्कुल पुलिस को जाएगा और एक्शन लेना पड़ेगा आशीष भाई। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि जिस कमेटी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन मामलों को इन्वेस्टिगेट करने का, उनके पास कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, उनके पास कोई हथियार नहीं है इन्वेस्टिगेट करने के, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन होगी और वो पिनल एक्शन के लिए जाएगा और पुलिस उस पिनल एक्शन की रिकमेंडेशन को मना नहीं कर सकती क्योंकि ये रूल एक्ट नोटिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पास कर दिए गए। अब एक सवाल का जवाब ये दीजिएगा कि मान लीजिए कि एक OBC लड़का है, उसने ये आरोप लगाया कि SC/ST वर्ग के लड़के ने उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। अब उस स्थिति में क्या होगा? अब यहां पे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है क्योंकि OBC जो हैं उनके अगर जाति सूचक शब्द करे जाते हैं, उनके खिलाफ लिए जाते हैं, तो वो किस सेक्शन में जाएंगे? क्योंकि उनके लिए तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। OBC के लिए तो कोई एक्ट बनाया नहीं गया। OBCs को अगर जाति सूचक शब्दों से बुलाया जाता है या कुछ कहा जाता है तो वो सिर्फ BNS में जाएगा और वहां डेफेमेशन है। लेकिन अगर SC/ST एक्ट की बात करें कि देखिए, मुझे जो समझ आता है कि केंद्र सरकार ने क्या किया कि केंद्र सरकार ने सबको स्पेसिफाई करने की कोशिश की, पेसिफाई करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि देखिए हम सब लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और OBC के साथ भी ये किया। लेकिन यहां पे आप समझिए कि OBC के पास कोई शेल्टर नहीं है, OBC को सिर्फ उसमें डाल दिया गया और एक्शन जो है वो सिर्फ डिफेमेशन का है। लेकिन दूसरी तरफ SC/ST के पास SC/ST एक्ट का पूरा प्रोविजन है जो नॉन अवेलेबल है। आशीष भाई बताना चाहूंगा आपको, और आपके पास भी वो डाटा होगा कि NCPCR का अगर आप डाटा देखेंगे तो राजस्थान के अंदर 50% शिकायतें SC/ST एक्ट की जो होती हैं वो या तो वो झूठी पाई जाती हैं या फिर उनके अंदर कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से बंद कर दी जाती हैं। 50% शिकायतें ऐसी होती हैं, आप समझिए कि जहां पे लोग इतनी बड़ी उम्र में जाने के बाद, आगे बढ़ने के बाद इस तरीके से मिसयूज करते हैं। तो जब ये कानून या ये रूल रेगुलेशन यूनिवर्सिटीज में इंप्लीमेंट होंगे तो एक 12वीं से निकला हुआ बच्चा, ये बड़ी बात है क्योंकि आपको पता नहीं विनीत भाई, वो रमाकांत मिश्रा का केस याद है कि नहीं, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी किया। 20 साल की सजा SC/ST वर्ग की उसमें हुई थी उसको, और माता पिता भाई बहन सबकी मौत हो गई, और 20 साल के बाद वो व्यक्ति बेगुनाह होकर जब जेल से बाहर निकला तो उसके बयान को सुन लीजिए, अंदर से आत्मा हिल जाती है। बहरहाल ये आत्मा मुझे लग रहा है कि सरकार के पास या तो मर चुकी है या फिर उसे दबा दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद राज त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, अब ये बताइए कि सरकार ने क्या इस बिल को जल्दबाजी में लेकर आया, या आने वाले 4 राज्यों के चुनाव और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इस बिल को लेकर आया, या फिर उन्होंने यह समझ लिया कि ये जनरल वोटर तो कहीं से हमारे पास जा नहीं रहा है, जो ओबीसी वर्ग था, अपर ओबीसी की बात करें, 2024 के आंकड़े की बात करें तो 33% जो वोट था वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आया था, उससे बढ़ाकर वो 50% करना चाहती है। अनम्यूट करिएगा अरविंद जी, अनम्यूट करिएगा प्लीज। अभी भी म्यूट है। आशीष जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, प्लीज। जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं एक भाजपा का नेता जरूर हूं, मैं प्रदेश का मंत्री हूं युवा मोर्चा का, पर मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए अन्य लोगों को भी जो हमारे अतिथि बैठे हुए हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं। बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मेरे सामने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अदरवाइज लेते हुए पार्टी लाइन से अलग हटके मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल आज बहुत से लोग देख रहे हैं। मैं कानपुर से आपके साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पे भी बहुत बड़ा वर्ग आज आपके चैनल को लाइव अभी देखेगा। तो बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी तक आपने इतना उनसे पूछा, उन्होंने अपनी ना पार्टी की लाइन स्पष्ट की, ना स्वयं व्यक्तिगत अपनी राय ओपन की। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, युवा मोर्चा का नेता होने के नाते, और क्योंकि मैं सामान्य वर्ग से आता हूं, हमारे यहाँ, क्योंकि सुनील जी हमारे को लग रहा होगा कि मैं किस लाइन में बात कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी चुप्पी तोड़ना आवश्यक हो जाता है, देश हित में, समाज हित में। इसलिए जो आज वास्तविकता के जो आईना दिखाना चाहिए पार्टी को भी, और निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी या पार्टी किसी वरिष्ठ व्यक्ति को आकर पार्टी की लाइन भी क्लियर करनी चाहिए। और अगर वो कोई त्रुटि हो गई है, जल्दबाजी में ये बिल पेश किया गया है, तो निश्चित तौर पर इसकी प्रॉपर वे में समीक्षा होनी चाहिए। और मेरा तो अपना निजी तौर पर मेरा मानना है कि बिल को वापस होना चाहिए, नहीं तो जो खाई पनपेगी। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, वकील साहब बैठे हुए हैं, कि अगर ये तो सिर्फ आपने देश में मुस्लिम तुष्टीकरण सुना होगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अब मुस्लिम तुष्टीकरण पीछे हो गया है, अब सिर्फ देश में ओबीसी तुष्टीकरण चल रहा है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, एक रिएक्शन आपका इस पे। ओबीसी, और मैं बता दूं, ओबीसी तुष्टीकरण बंद होना होगा। अब आप इस बिल के आ जाने से कितना एससी एसटी को कितना नुकसान होगा। अगर एससी पहले कभी भी सामान्य वर्ग ने एसटी एसटी का कहीं पे भी अपमान नहीं किया है। आप जितने रिपोर्ट हुई आप देखिए, जो भी शिकायतें आई हैं, आप उस शिकायतों का आंकड़ा उठाइएगा तो आप देखिएगा किसी भी शिकायत में एससी एसटी ने, समान वर्ग के अगर 50 शिकायतें आई हैं महाविद्यालय में या विश्वविद्यालयों में, आप मेरी गौर करिएगा मेरी बात को, अगर 50 कंप्लेन हुई है तो 50 में 40 कंप्लेन ओबीसी वर्ग की है, कि ओबीसी वर्ग के लोगों ने एससी एसटी का अपमानित किया, जाति सूचक शब्द कहे। सामान्य वर्ग ने बहुत कम अपमानित करने का काम नहीं किया। अब अगर किसी एसटी एसटी, अगर किसी दलित वर्ग के व्यक्ति, अनुसूचित वर्ग के किसी व्यक्ति को, किसको यादव समाज का व्यक्ति अपमानित करता है, तो वो छात्र शिकायत किससे करेगा, किसके अंतर्गत शिकायत करेगा? वो शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों लोग इक्वलिटी में आ गए, वो समानता में आ गए। ये बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को एससी एसटी के वर्ग के लोगों को समझना चाहिए। सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात भी सुनना चाहेंगे, वकील साहब बैठे हुए हैं। ये बड़ा विषय है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। देखो अरविंद जी, एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी कह रहा हूं कि इस बिल की समीक्षा की जाए, और जो इसकी त्रुटियां हैं, जो इसकी खामियां हैं, उनको वापस किया जाए। इस बिल से जितना नुकसान सामान्य वर्ग को होगा, सामान्य वर्ग के छात्रों होगा, उससे ज्यादा इस बिल के आ जाने के बाद एसटी एसटी, आपने गौर से नहीं पढ़ा होगा, और अध्ययन करिए, उसके जो अंदर की छुपी हुई भावना ये है कि एससी एसटी का छात्र, इसमें किसी भी ओबीसी वर्ग के द्वारा अगर वो प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, तो वो उसकी शिकायत किससे करेगा? जरा वकील साहब बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। एक रिएक्शन आपका पहले जी, प्लीज। देखो आशीष जी, आदेश भारद्वाज जी इसलिए नहीं कह पाए कि पिछले 3 या 4 चुनावों की हम समीक्षा करेंगे, तो सवर्ण का वोट तो मिल नहीं रहा उनको, तो वो सवर्ण के साथ क्यों खड़े होंगे? उन्हें वोट तो ओबीसी का चाहिए।
राहुल गांधी बार बार ओबीसी की बात करते हैं, सेक्रेटरी लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बात करते हैं कि इस लेवल पे ओबीसी के कितने लोग हैं। तो कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर है, और जब समाजवादी पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया, आप उनके सहयोगी पार्टी हैं इंडिया गठबंधन के, तो आप तो कह ही नहीं पाएंगे कि इतना आपने जोर दिया हाँ या ना में, वो हाँ ना में भी जवाब नहीं दे पाएंगे। और दूसरा, आशीष जी, केवल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं हो रहा है, अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 15 का हो रहा है, 19 का हो रहा है, 19 का हो रहा है, 15 का हो रहा है। तो केवल मुझे नहीं लगता कि माननीय उच्चतम न्यायालय में बड़े अधिवक्ता पक्ष रखेंगे तो निश्चित तौर से मुझे सुनाएगा, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में हम देखेंगे तो पार्टियों के चेहरे उजागर हो रहे हैं। पार्टी किस लाइन पे जाना चाह रही है। जैसे आप कुंभ में जो कुछ भी हुआ, जब राहुल गांधी को उन्होंने कह दिया ये हिंदू नहीं है, तब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गालियां दी उनको, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा। 2015 में जब लाठी पड़ी तब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़ा बड़ा बात चीजें कही, और आज भाजपा ने कर दिया तो वो उनके साथ खड़े हो गए। तब भाजपा उनके साथ थी, आज भाजपा उनके साथ नहीं है, ये लोग साथ हो गए। तो राजनीतिक चरित्र तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यदि ये नियम बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना सोचा नहीं होगा, उससे अधिक नुकसान अगले लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनावों में होगा। जी ठीक है, भारद्वाज जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। आशीष जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कौशिक जी की बात पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस का इतिहास है कि हमने बगैर किसी लालच, बगैर किसी स्वार्थ, बगैर किसी पद के 60 साल से ज्यादा आजादी के लिए लड़े। ये कहां से इतिहास लेकर आए हैं आप, कहां वाली इतिहास है? नहीं शोषण किया देश का, कुर्बानियां दी, लेकिन देश की एकता अखंडता से समझौता नहीं करा। ऐसे एयरपोर्ट पे 4-4 दिन तक लोगों के बैग नहीं घूमे, जिसको अपना अटैचिया नहीं मिली जो है। लेकिन आज कोई चर्चा नहीं करता उसकी जो है। ये नौजवान चर्चा क्यों नहीं होती है? आपके दल के प्रधानमंत्री कहते हैं देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। ये नौजवानों की मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी है आपके दल ने। हो रहा है, सरकार डरती है कि पढ़ाइयां इतनी महंगी हो गई हैं बेसाब। सरकार डरती है कि कॉलेज के अंदर कहीं सरकार के खिलाफ कोई सवाल ना पूछ ले। प्रधानमंत्री डरते हैं कोई पत्रकार सवाल ना पूछ ले। अरे आदेश जी, यूजीसी पे तो बात करिए आप। सरकारें आए जाए, सब बातें सही है। मैं बता रहा हूँ सुनील साहब, इन्होंने कुछ लाइनें लेकर आए हैं, ये उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। वो यूजीसी पे जाना ही नहीं है, हमें नहीं जाना जी यूजीसी पे। जब इनके नेता का मत स्पष्ट नहीं है, ना देश की राजनीति में आज तक अपनी लाइन नहीं पकड़ पाए कि इनको किस लाइन पे बात करनी है, देश के साथ रहना है या विदेशों में जाके भारत का अपमान करना है। जब जिस दल की कोई आइडियोलॉजी ना हो उस समय पूरे विश्व के अंदर, तो क्या बात करेंगे? और बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाने का काम किया। भारद्वाज जी आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज। जी साफ जी प्लीज बोलिए। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, बताएं प्लीज। नहीं, वो तो आपके सवाल का जवाब दे रहे थे, मुझे लगा कि आप उस पर रिएक्शन देना चाह रहे थे। अगर आप मेरे सवाल पर आते हैं तो फिर मैं वही पूछूंगा, आपका जवाब क्या है? आप इस नियम के साथ हैं या खत्म हैं? देखिए 40 से 42 मिनट हो गया शो शुरू हुए, लगातार मैं आपसे पूछ रहा हूं। बीजेपी के जो नेता हैं उनका स्टैंड आ चुका है, विनीत जी का आ चुका है, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं उनका भी आ चुका है, सुनील कौशिक जी का आपका नहीं आया। दे पाए जरूरी है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये स्पष्ट जवाब दे पाए। जिनके माँ बाप की मृत्यु होगी उसके और अंदर यही इनके दल के प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता का हाल है। बच्चों की न पढ़ाई का ध्यान रखती है, न मिलने जाती है, न देखने जाती है। प्रधानमंत्री जी रैली करने चले जाते हैं बिहार में, लेकिन जहां वो लोग मारे गए। अरे कहां की बात कहां, यूजीसी टॉपिक है महाराज, उस पे आइए ना भारद्वाज जी। कहां की बात कर रहे हैं भारद्वाज जी? यूजीसी की बात करिए। साल की बातें कर रहा हूं। यूजीसी की बात करिए भारद्वाज जी, यूजीसी की बात करिए। दुबई से देश देख रहा है आपको, छटकारे मारते हैं मुख्यमंत्री। और ऐसा ना हो दर्द नहीं दिखता किस तरह से वो लोग मारे गए, उनको देखने तक नहीं जाते। वहां देखने जाता राहुल गांधी, उनके बच्चों को गोद लेता राहुल गांधी, उनकी शिक्षा का खर्चा उठाएगा राहुल गांधी।
ये कांग्रेस की अरे बस राहुल गांधी के जयकारे मत लगा दीजिएगा भारद्वाज जी, शो की इतनी गरिमा बनाए रखिएगा प्लीज। दिल के अंदर संवेदना चाहिए। सीरियस टॉपिक है। राहुल गांधी ने ये किया। अरे राहुल गांधी ने इतना किया तो यूजीसी के आ जाए, या तो समर्थन में आ जाए इस नियम के, या खिलाफ में आ जाए। तो जिस तरह आप ब्लैक जैकेट पहनते हैं ना, आजादी है आपको। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो एडवाइजरी जारी होती है कि ब्लैक शर्ट नहीं पहनेंगे। अरे भाई साहब देखिए, विनीत जी तो जानते हैं मैं पेशे से वकील भी हूं, वकालत भी की हुई है, तो मैं तो ब्लैक कोट कभी भी पहन सकता हूं। जिस दिन मैंने पत्रकारिता को अलविदा किया उस दिन मैं जाके ब्लैक कोट पहन लूंगा। तो वो तो डिग्री है, और वो भी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक, वहां से मैंने डिग्री हासिल की है, बीएचयू से। कि कोई काला कपड़ा पहन के नहीं आएगा। नहीं, मैं तो पहन सकता हूं, मुझे कानून ये इजाजत देता है। बहरहाल आपसे जवाब नहीं मिलेगा, ये बात हमने समझ ली नहीं है। मिलेगा, ना इनसे मिले आशीष जी, जवाब ना इनसे मिलेगा, ना इनके पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से मिलेगा। चुप्पी साध रखी इन्होंने। ठीक है सुनील कौशिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुनील कौशिक जी, बीजेपी के बड़े नेताओं के, बड़े प्रवक्ताओं की चुप्पी क्या इशारा कर रही है, जब 4 दिनों से जो स्वर्ण समाज है जो सड़कों पर है? ठीक है भारद्वाज जी, मैंने सुन लिया, सुनील जी को सुन लीजिए ना। देखो आशीष जी, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि एक मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और एक बड़ा वर्ग आंदोलन कर रहा था। तो मैं उन बड़े नेताओं के साथ उन्होंने मध्यस्थता की कि मुख्यमंत्री जी आपके बहुत परिचित हैं, बात मानते हैं, तो आप एक बार हमारी वार्ता करा दीजिए। तो मैंने मध्यस्थता करने का प्रयास किया। तो उस समय मुख्यमंत्री का कहना था कि मैं चाहता हूं कि इनका काम करूं, बिल्कुल इनकी सही मांग है, लेकिन ये कम से कम सड़कों पे उतरें, मेरे पुतले फूकें, चक्का जाम करें। जब इतना सब कुछ करेंगे तब मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। यदि मैं आज इनके साथ आ जाऊंगा तो कौन मानेगा कि मैंने इनका पक्ष लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी ये देख रही है कि ये विरोध कहां तक जाएगा। आप बड़े दिनेश शर्मा जी का बयान आप देखिए, अभी मैं सुन रहा था उनका, घुमा घुमा के जैसे जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता घुमा रहे हैं ना, उसी तरीके से घुमा घुमा के दिया है। आप नोएडा के सांसद जी का बयान कर लीजिए कि जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो निश्चित तौर से एक खास वर्ग के बहुत विरोधी मानसिकता के लोग हैं। तो अभी कुछ भाजपा के नेताओं के भी बयान आ रहे हैं यूजीसी के पक्ष में। तो ये समय अभी इंतजार करा रहा है निश्चित तौर से। अभी 1 हफ्ते में देखेंगे क्या होता है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सुनील कौशिक जी, डैमेज कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बात अंदर चुभी है। भले ठीक है आने वाले समय में इसे वापस ले लिया जाए, लेकिन हाँ, मन में शंका, विश्वास तो टूटा है ना, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे। देखो आशीष जी, अभी मेरी डिबेट से पहले आधा घंटे, अभी न्यूज 18 पे था, फिर उसके बाद आधा घंटे का मुझे गैप मिल गया। तो मैंने एक पूर्व मंत्री रहे हैं कैबिनेट के केंद्र में, जब मैंने उनसे अभी फोन पे वार्ता की, हमने की ये बहुत मुद्दा है, तो उनका स्पष्ट ये कहना था, ये वर्ग जाएगा कहाँ, किसके पास जाएगा। ये शब्द जो है निश्चित तौर से आघात करने वाले हैं कि उस वर्ग को आपने बंधुआ मान लिया है क्या आप कुछ भी कर देंगे तो जाएंगे कहाँ ये। इनके लिए ठौर कहाँ है। उनका सीधा सीधा गांव की भाषा में था कि इनके लिए ठौर कहाँ है, कहाँ जाएंगे ये हमें छोड़ के। तो जब ये मानसिकता निश्चित तौर से है तो ये राजनीति के लिए बहुत अच्छी चीजें नहीं है। कांग्रेस को आप देखेंगे 2014 में जब दूसरा 14 में चुनाव हारी तो एंटनी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उस कमेटी ने स्पष्ट कहा कि आप हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए। बहुत सारी बातें थी लेकिन ये मुद्दा बहुत उछला कि आप हिंदुत्व से इतनी दूर चले गए इसलिए सत्ता से बाहर हो गए। आप यही कहेंगे 2-4 बातें जो आज, एक तो सनातन का मुद्दा आ गया, दूसरा यूजीसी का मुद्दा आ गया, और भाजपा के बड़े नेताओं की बहुत चुप्पी है। तो निश्चित तौर से क्या इशारा भारतीय जनता पार्टी आपने चूंकि सनातन की बात यहां पर उठाई, विनीत जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं तो हैरान हूं कि वो बड़े बड़े धार्मिक गुरु, बड़े बड़े धर्माचार्य जो रैलियां निकालते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू जाग जाओ, हिंदू एक है, किसी की आवाज मेरे कानों तक पहुंची नहीं है। आपने सुना क्या विनीत भाई? मैंने नहीं सुना, मैं तो लगातार डिबेट कर रहा हूं, मैंने तो एक बयान नहीं सुना। बिल्कुल आशीष भाई, ये मैं फिर वही कहूंगा कि पता नहीं इसके पीछे क्या है। कि देखिए हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग मानते भी हैं कि इस सरकार ने बहुत काम किए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए या सरकार का साथ देने के लिए अगर हम गलत को भी सही कहने लगे तो मुझे लगता है कि गलत है। हमारा देश का संविधान हमें ये आजादी देता है, हमारा देश। मैं विनीत भाई साहब, आगे वाली जनरेशन जो है ना वो कभी माफ नहीं करेगी।
बिल्कुल आशीष भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर हम लोगों ने आज नहीं बोला तो उसके जो जो हम चीजें कहते, जो 2011 में जो आप कंपैरिजन की बात शुरू में कर रहे थे, जब अरुण जेटली जी ने ऑब्जेक्शन किया था बिल का, जो कांग्रेस ने पेश किया था, उसके बाद वो बिल रुका था, वही परिस्थिति आज भी है। अगर आज हम लोग, क्योंकि आज अरुण जेटली नहीं है, आज हम लोगों को आवाज अगर उठानी पड़ रही है, तो अगर बीजेपी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का साथ हम सब लोगों ने दिया है, तभी सरकार बनी है। हम लोग ये कहते हैं सरकार हमारी है, सरकार कोई भी हो, सरकार हमारी है, हम लोगों ने वोट देके बनाया ना। तो उससे सवाल करने का, उससे जवाब मांगने का, उसके खिलाफ बोलने का अधिकार भी हमारे पास है। इस अधिकार को हम जब प्रयोग करें तो हम उसके अगेंस्ट क्यों हो गए? एक कानून अगर गलत है, एक रूल रेगुलेशन गलत है, तो आपको वो ठीक कीजिए, पॉजिटिवली उसके लिए सामने आइए। उसको लेकर आप ये मत कहिए कि नहीं हम लोग इसको ठीक नहीं करेंगे, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम लोग कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोगों को लड़ना है, हम लोग लड़ेंगे, और लड़के जो चीजें ठीक करने की जरूरत है उसको ठीक करा के ही मानेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक जी प्लीज 30 सेकंड बीच में प्लीज। हाँ देखो, बीपी सिंह मंडल कमंडल की राजनीति शुरू कर गए। कौन बीपी सिंह को याद कर रहा है आज? जिनके पक्ष में फैसला लिया वो भी उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाते। बिल्कुल। तो ये समझना पड़ेगा राजनीति में कि जब ऐसी चीजें आती हैं तो समाज माफ नहीं करता फिर वो। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड भारद्वाज जी, फाइनल रिएक्शन। आशीष जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को लोगों से चर्चा करके कानून बनाने चाहिए। 80% कानून पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटियों को नहीं भेजे जा रहे जिन पे चर्चा। अच्छा, आप कल इसका विरोध करेंगे? सेशन शुरू हो रहा है, विरोध करेंगे? जो सरकार को तानाशाह सरकार होगी, कल मार्च निकालेंगे आप लोग? जस्टिस मार्च निकालेंगे कल? उस पे मंथन करने की आवश्यकता मकर द्वार से आप लोग निकलेंगे कल? को देता है और सरकार को कहीं ना कहीं वो चुभता है, तो उसको किस तरह से पनिशमेंट किया जाता है सोचने की आवश्यकता है। देश और नौजवान अब इसको सोच रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। जब ठीक है अरविंद जी, 30 सेकंड फाइनल कमेंट वाइंड अप करूंगा प्लीज। किस तरह के समाज का, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है अरविंद जी प्लीज। हित वचन नहीं तूने माने मैत्री। हेलो जी जी प्लीज। जी मेरी आवाज आ रही? आ रही 30 सेकंड जल्दी प्लीज। बस 30 सेकंड में बस कहना चाहता हूँ, हित वचन नहीं तूने माने मैत्री के मूल्य न पहचाने, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। मेरी बात सुन रहा है ना? हित वचन नहीं तूने माने मैत्री के मूल्य न पहचाने, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इसकी पुनः समीक्षा होनी चाहिए। जो कमियां हैं बिल की, उन बिल कमियों को वापस लेना चाहिए। निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग की भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बिल आया है। और हमारे पीछे आप ये चित्र देख रहे होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अरे अरविंद जी, लोगों जो आप कह रहे हैं वो भाजपा की सरकार में इन लोगों के द्वारा बनाई गई ये पार्टी है, और उस पार्टी में तो आंख बंद करके देने वाला जो मतदाता है, ठीक है, लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता है। समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है। अरविंद जी भावनाओं को समझता हूं। सुनील जी आपका, भारद्वाज जी आपका, विनीत जी आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास मेहमान हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन सबकी बात में एक बात निकल कर आती है। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। सभी ये चाहते हैं कि सरकार इन नियमों को लेकर एक बार फिर से विचार करे। चलते चलते आज का विचार, रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है, और वो पासवर्ड है भरोसा। जी, प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। कल शाम को मैं आपसे 9 बजे एक बार फिर से रूबरू होऊंगा किसी नए विषय के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।